नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद में आज दी जाएगी विदाई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण से शुरू होगी शुरुआत। उद्धव ठाकरे को एक और राजनीतिक झटका। लातूर जिला इकाई के नेता बलवंत यादव ने थामा शिंदे गुट का थामन। बीजेपी सांसद की कार पर खनन माफियाओं का हमला। रंजीता कोली बोली, जान बचाने के लिए कार से कूदना पड़ा। केजरीवाल की बधाई पर झलका पहलवान दिव्या काकरान का दर्द। बोली, जैसे बाकियों का सम्मान किया मेरा भी करें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,167 नए मामले आए दर्ज। 6.14% हुआ दैनिक पॉजिटिविटी रेट। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। संसद में आज उनको विदाई दी जाएगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी। अब उनकी जगह जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी के अलावा विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बुधवार यानी 10 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे और उनके उत्तराधिकारी जगदीप धनखड़ 11 अगस्त गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक 9 अगस्त को मुहर्रम और 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से सदन की कोई बैठक नहीं होगी। सदन के सभी सदस्यों की ओर से सोमवार यानी आज शाम को जीएमसी बाल योगी सभागार में नायडू के लिए विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके साथ ही रात को एक डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषणा किए जाने के बाद जगदीप धनखड़ ने रविवार रात को वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश का वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने स्वागत किया। कहा जा रहा है कि ये बैठक लगभग आधे घंटे तक चलेगी और बाद में नायडू ने धनखड़ को आवास और सचिवालय का दौरा कराया। शिवसेना की लातूर जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष बलवंत यादव ने रविवार को घोषणा की है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी गुट में शामिल हो रहे हैं। यादव ने कहा कि उद्धव ठाकरे के प्रति उनका सम्मान समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे औरंगाबाद से पूर्व लोकसभा सांसद चंद्रकांत खैरे के अकुशल नेतृत्व की वजह से शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं खैरे के नेतृत्व से अप्रसन्न हूँ। उन्होंने लातूर में शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। मेरा प्रेम और सम्मान उद्धव ठाकरे के प्रति हमेशा बना रहेगा। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि यादव को पूर्व मंत्री दिवाकर रावते का करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों और आदर्शों को खारिज करने जैसा है। गौरतलब है कि यादव वर्ष 2000 से 2003 तक लातूर की शिवसेना इकाई के अध्यक्ष थे। वे वर्ष 2016 से 2018 तक पार्टी के जिला समन्वयक थे। बता दें कि इससे पूर्व कई अन्य नेता उद्धव गुट की तरफ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सभी 48 लोकसभा सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही भाजपा के मिशन 48 के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा, यह मिशन अब सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा गठबंधन का है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में शिवसेना भाजपा की सरकार है, तो ये लोगों के कल्याण के लिए नए जोश के साथ काम करेगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके बारे में बात की है। बता दें कि 2024 में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव हैं। इसको लेकर दोनों बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली की कार पर खनन माफियाओं द्वारा हमला किए जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि सांसद रंजीता कोली दिल्ली से राजस्थान लौट रही थी, तभी भरतपुर में खनन माफिया द्वारा उनकी कार पर पथराव किया गया। हमले के बाद बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गई। हमले को लेकर रंजीता कोली ने कहा कि मैं लगभग 150 ओवरलोड ट्रक देखे तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाग गए। उन्होंने सोचा मैं कार में हूं और
पथराव करने लगे। कार का शीशा टूट गया, मैं मारी जाती। ये मेरे ऊपर एक हमला है, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। बीजेपी सांसद ने कहा, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैं अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद गई। हम बस इतना चाहते हैं कि अवैध खनन को रोका जाए। आज मेरी हत्या करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में कहा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में अवैध खनन एवं खनन माफिया इस कदर हावी हैं कि सूचना मिलने पर जब मैं कामाद पहुंची तो रात के अंधेरे में अवैध खनन से जुड़ी 100 से भी अधिक गाड़ियां मुझे मौके पर मिली और मेरे द्वारा रोकने पर आज फिर एक बार मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मामले को लेकर कहा, ओवरलोड ट्रकों द्वारा उन पर पथराव किए जाने के आरोप लगाते हुए वे धरने पर बैठ गई हैं। हम मौके पर आए हैं और उनसे शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। वे राजी हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पास की पुलिस चौकियों से तुरंत मदद नहीं मिली, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कुश्ती ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान दिव्या काकरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपना वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। अब इस पर विवाद हो गया है। पहलवान दिव्या काकरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य सरकार से अब तक मुझे कोई सहायता राशि नहीं मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने देश के लिए पदक जीतने वाली महिला पहलवान को नसीहत दे डाली। भारद्वाज ने कहा कि दिव्या काकरा दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती हैं। दिव्या काकरा ने ट्वीट करके कहा, मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहां अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, लेकिन अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह का कोई इनाम राशि नहीं दी गई है और ना ही कोई मदद दी गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। दिल्ली सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलने पर पहलवान दिव्या काकरा द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल के बचाव में उतर गए। ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, बहन पूरे देश को आप पर गर्व है। मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली की तरफ से खेलती हैं। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई हैं, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। सौरभ भारद्वाज ने दिव्या को उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने के सबूत साझा करते हुए कहा, हो सकता है मैं गलत हूं बहन, मगर मैंने ढूंढा तो पाया कि आप दिल्ली राज्य की तरफ से नहीं, हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती रही हैं। आज पूरे देश को आप पर नाज है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आगे बढ़ें। बता दें कि दिव्या काकरा ने 68 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। दिव्या अर्जुन अवार्डी भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,167 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव कोविड मामले 1,34,933 से बढ़कर 1,35,510 हो गए हैं। राहत की बात यह है कि आज के कुल केसेस कल के मुकाबले लगभग 2,000 कम हैं। रविवार को पिछले 24 घंटे में संक्रमितों के 18,738 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि आज 16,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले यानी शनिवार अगस्त को देश में 19,406 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नए आंकड़ों के बाद अब देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,510 हो गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले के साथ ही संक्रमितों की संख्या 11,69,143 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1 से बढ़कर 14,080 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हर बीतते दिन के साथ कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। यहाँ रविवार यानी 7 अगस्त को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 2,423 नए मामले आए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस साल फरवरी के बाद पहली बार दिल्ली में नए मामले के साथ साथ संक्रमण फैलने की दर में इतना इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की देवेंद्र सिंह यादव की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी और गाड़ी को घसीटता हुआ काफी दूर ले गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक ट्रक कार को टक्कर मारकर तेजी से घसीटता हुआ ले जाता हुआ दिख रहा है और कुछ लोग उसके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रक करीब 500 मीटर तक कार को घसीटता ले गया। हालांकि इस घटना में एसपी नेता देवेंद्र यादव की जान बच गई। एसपी नेता ने इसे अपने ऊपर जानलेवा हमला करार दिया है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी नाम के एक ट्वीट अकाउंट से देवेंद्र यादव और उनकी कार की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया कि मैनपुरी सपा जिला अध्यक्ष जी पर ट्रक द्वारा जानलेवा हमला, 500 मीटर गाड़ी को घसीटता रहा ट्रक, ईश्वर की कृपा से अध्यक्ष जी सुरक्षित हैं। मामले को लेकर मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव अपनी ब्रेजा गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो मैनपुरी करहल चौराहे के निकट बदावर हाउस के पास उनकी गाड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधीक्षक ने कहा कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 बार के एसपी विधायक राजू यादव को बीजेपी के जयवीर सिंह ने हरा दिया था। इलाके में अक्सर सियासी गहमागहमी देखी जाती है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी आज अपनी ब्रेजा गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो मैनपुरी में करहल चौराहे के निकट भदावर हाउस के पास उनकी ब्रेजा गाड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल चालक को हिरासत में लिया गया। चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। संपूर्ण पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि कैबिनेट विस्तार में देरी का सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये दोहराते हुए कि कैबिनेट विस्तार जल्द ही किया जाएगा। फडणवीस ने कहा, अदालत ने हमारे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसने हमें अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से नहीं रोका है, इसीलिए इसे कोर्ट में सुनवाई से जोड़ना गलत है। फडणवीस दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी के 2 दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सत्ता में है, इसीलिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की चुनावी सफलता के लिए काम करने के अलावा शिवसेना के बागियों का भी समर्थन करेगी, जो 2024 में संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए हमारे साथ शामिल हुए। 2014 से 2022 के बीच पिछले 8 सालों में ओबीसी कल्याण से जुड़े कुल 22 फैसले लिए गए। फडणवीस ने कहा कि इनमें से 21 फैसले मेरे महाराष्ट्र के सीएम के कार्यकाल के दौरान लिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि एक स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय के गठन से शिक्षा, रोजगार, आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के दौरान कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र भी पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग 40% मंत्री ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वपूर्ण गृह विभाग संभालने की उम्मीद है। सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के कारण राज्य में निकाय चुनाव में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मिलने के बाद अक्टूबर में होने की संभावना है। यूपी में स्थित नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के आवास पर हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो गई है। बीजेपी नेता के OMX सोसाइटी स्थित आवास पर पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया। इसके बाद तत्काल वहां बुलडोजर चलाया गया। सोसाइटी के कॉमन एरिया और पार्किंग पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी बीजेपी नेता के घर पर सोमवार की सुबह ही नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक्शन की तैयारी कर ली थी। पहले प्राधिकरण के लोग वहां पहुंचे, उसके बाद कॉमन एरिया को पहले गिराना शुरू किया। इसके कुछ देर बाद वहां बुलडोजर भी पहुंचा और अवैध निर्माण कर बनाए गए कॉमन एरिया और पार्किंग को गिराया गया। श्रीकांत त्यागी घर बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। वहीं पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की तलाश भी तेजी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश में पाई गई है। सूत्रों की मानो तो 1 दर्जन से अधिक बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑन हुआ है। बताया जाता है कि श्रीकांत हरिद्वार में एक स्थान पर सीसीटीवी में कैद हुए थे। नोएडा पुलिस की 7 टीम ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास मौजूद है। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की तलाश तेज कर दी है। वहीं बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने 48 घंटे में गिरफ्तारी कराएंगे का आश्वासन पीड़ित महिला से मुलाकात के बाद दिया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने कहा, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो अच्छा है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एक्शन इतना जल्दी लिया जाएगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूं कि कुछ एक्शन जरूर होगा और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानों को पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि ललन सिंह बताएं कि नीतीश मॉडल कहां है। ललन सिंह चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं। चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है। 2020 में हमारी पार्टी को 6.50% वोट मिले। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कई ज्वलंत मुद्दे होने के बावजूद ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ सुखाड़ पर चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं तब से सीएम की कुर्सी बची है, इसी कोशिश में वे रहते हैं। महागठबंधन में जाएं तब सीएम, एनडीए में जाएं तब भी सीएम रहे, यही नीतीश सोचते हैं। लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म है। ललन सिंह और जेडीयू
चिराग मॉडल को बदनाम कर रहे हैं। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी थे। 2020 में कुशवाहा की पार्टी जेडीयू के खिलाफ में लड़ी थी। क्या वह चिराग मॉडल नहीं था? जेडीयू के खिलाफ हमने षड्यंत्र रचा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के बड़े नेता हैं। 2020 में जेडीयू के खिलाफ वह साजिश रचे, ये जेडीयू को नहीं दिखा। ललन सिंह ये बताएं कि दूसरा चिराग मॉडल कौन तैयार कर रहा था? ललन सिर्फ आरोप न लगाएं। चिराग ने कहा कि नीतीश राजनीतिक वध करने के लिए जाने जाते हैं। शरद यादव, जॉर्ज फंडिंग, प्रशांत किशोर उदाहरण हैं। नीतीश कुमार ने मेरे पिता रामविलास पासवान को भी अपने हमेशा अपमानित किया। 2020 के चुनाव में नीतीश जनता को कहते थे कि हम लोगों को जिता दीजिए, नहीं तो आरजेडी जीतेगी तो जंगल राज आ जाएगा। आज नीतीश उसी आरजेडी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद अगर साथ हो तो बेटा दुनिया जहां की खुशियां बटोर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला पंजाब पुलिस में। कांस्टेबल पद पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने अपने मां के कहने पर 6 रुपए में एक लॉटरी का टिकट खरीदा, जिसके बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसकी मां का आशीर्वाद उसके साथ जो था। कुलदीप सिंह नाम के कांस्टेबल ने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली। सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले कुलदीप सिंह की मां और उनका परिवार 1 करोड़ इनामी राशि जीतने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात कुलदीप सिंह मुख्य रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। नौकरी की वजह से वो पंजाब में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुलदीप सिंह और उनकी मां बेहद खुश हैं। कुलदीप सिंह ने बताया कि उनकी मां बलजिंदर कौर ने 6 महीने पहले एक दिन अचानक से उसे लॉटरी खरीदने के लिए कहा। मां को पूरा विश्वास था कि उसकी लॉटरी जरूर निकलेगी। मां के बार बार कहने पर उसने 6 महीने पहले लॉटरी का टिकट खरीदना शुरू किया। लगभग 4 महीने पहले उसकी 6000 रुपए की लॉटरी भी निकली तो परिवार इतने में ही खुश हो गया था। कुलदीप ने बताया कि वो हमेशा नागालैंड स्टेट लॉटरीज का टिकट ही खरीदते थे। दरअसल इसका रोज दिन में 3 बार ड्रॉ निकलता है। ये ड्रॉ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे और रात 8 बजे से निकलता है। वो जब भी फिरोजपुर से लुधियाना आते तो एक लॉटरी का टिकट खरीद लेते थे। ऐसा ही उन्होंने 2 अगस्त को भी किया। उन्होंने नागालैंड स्टेट लॉटरीज के 25 टिकट खरीदे, जिनकी कीमत 6 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से 150 रुपए की थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
बिहार की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। जेडीयू में टूट के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के कई विधायकों से संपर्क में हैं और बिहार में महाराष्ट्र का फॉर्मूला दोहराए जाने की आशंका बनी हुई है। इसी कारण जेडीयू की आरजेडी से बात नहीं बन पाई। जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर उन्हीं की पार्टी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सफाई मांगी थी। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह से भ्रष्टाचार के आरोप पर जेडीयू ने सफाई इसलिए मांगी क्योंकि पार्टी को लगता है कि वह बीजेपी खेमे चले गए हैं। वहीं आरसीपी सिंह के सुर भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर तेजी से बदल रहे हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और सीएम को पीएम मटेरियल बताते रहे, लेकिन हाल में उन्होंने एक बयान में कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्मों में भी पीएम नहीं बन पाएंगे। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के साथ जेडीयू, आरजेडी और जीतन राम मांझी ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। जेडीयू मंगलवार को विधायकों के अलावा अपने सभी सांसदों की बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले खबर आई कि सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर संपर्क साधा। वहीं एक अहम बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से आया। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के नाम लेते हुए कहा कि अब चिराग मॉडल लागू करने की साजिश सफल नहीं होगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा 74 विधायक बीजेपी के हैं और फिलहाल एनडीए में शामिल जेडीयू के पास 43 सीटें हैं। महागठबंधन के खाते में 110 सीटें हैं। ऐसे में जेडीयू में टूट होती है तो बीजेपी को अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने के लिए 48 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये आंकड़ा पूरा करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसका समर्थन करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी का केवल एक विधायक है और एक ही सीट निर्दलीय विधायक के खाते में है। इसके अलावा जो भी सीटें हैं वे बीजेपी के विरोध दलों में हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रविवार को एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस के मुद्दे को राज्य का विशेष मुद्दा बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईआरसीपी मुद्दा भी राज्य का विषय है तो फिर केंद्र सरकार ईआरसीपी क्यों रोक रही है। प्रदेश में गौवंश फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकार बेहद प्रबंधन कर रही है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गजेंद्र शेखावत बगैर सोचे समझे कुछ न कुछ गलत बयान देते रहते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले शेखावत को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखने चाहिए, जिनमें राजस्थान की स्थिति यूपी और गुजरात से बेहतर है। महिला अत्याचार के मामलों में हमने प्रभावी कार्रवाई की है। हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी को देखना चाहिए कि गुजरात में गौवंश की क्या हालत है। जालोर में हुई संत की हत्या के मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने पर राज्य मंत्री ने कहा कि क्या बीजेपी या गजेंद्र शेखावत अपने विधायक से इस्तीफा लेंगे और उनको पार्टी से क्या निष्कासित करेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने राम मंदिर शिलान्यास के दिन काले कपड़े पहनकर इसीलिए प्रदर्शन किया कि भगवान श्री राम बीजेपी को सद्बुद्धि दे। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन के लिए राम मंदिर शिलान्यास के दिन से बेहतरीन कोई और दिन नहीं हो सकता था। कोई भी भगवान झगड़ा करना नहीं सिखाता, बल्कि वह प्यार करना सिखाता है, आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे ये सिखाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी गारंटी दी कि गुजरात की आदिवासी सलाहकार समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री के बजाय समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन बड़ोदरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।
गौरतलब है कि गुजरात में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो प्रत्येक आदिवासी गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल और एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। इसके अलावा आदिवासियों के मुफ्त इलाज के लिए क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और उन लोगों को घर देने का भी वादा किया जिनके पास खुद का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी गांवों को भी सड़कों से जोड़ेगी। दरअसल संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। पंचायत उपबंध अधिनियम, जिसे पैसा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, को 1996 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। पैसा अधिनियम के तहत देश के विभिन्न राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों से ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने को कहा गया था। केजरीवाल ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी पिछड़े हुए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आदिवासियों को केवल चुनाव से पहले याद किया जाता है और सभी ने उनका शोषण किया है। संविधान आदिवासियों के लिए एक अलग व्यवस्था का प्रावधान करता है क्योंकि आदिवासी समुदायों की एक अलग संस्कृति है और वे बहुत पिछड़ा हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी सरकार भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वे हमेशा उनके प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने के लिए उत्सुक रहते हैं। केजरीवाल ने कहा, हम संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को शब्द लागू करेंगे। हम पैसा अधिनियम को भी सख्ती से लागू करेंगे जो कहता है कि कोई भी सरकार ग्राम सभा की सहमति के बिना आदिवासी क्षेत्र में कार्रवाई नहीं कर सकती। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा लहराने और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की भी पहल की। मां भारती के जयकारों के बीच बाईपास रोड स्थित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रध्वज तिरंगा भेंट कर हर घर तिरंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन 75 वर्षों में देश ने प्रगति की और कई सोपान तैयार किए, लेकिन अब भी एक बड़ा यात्रा बाकी है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो पूरे देश को उनके शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि युवा उम्र में जब अनेक आशाएं और अभिलाषाएं होती हैं तब शहीदों के मन में अंग्रेजों से मुकाबला कर देश को आजाद कराने का जज्बा था। हम जितना उनके बारे में जानते हैं हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा उतनी ही बढ़ती है। आज इस अमृत काल में सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में भी देश को देने की भावना होनी चाहिए। उनमें वंचित अभावग्रस्त वर्ग के लोगों के जीवन को बदलने की ललक होनी चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि जो आजाद भारत में पैदा हुए। इससे समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। गरीब व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने का दायित्व बढ़ जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर घर भवन पर तिरंगा लहराएं। सामाजिक कार्यकर्ता ये राष्ट्रीय ध्वज हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और उसे सम्मान लहराने के लिए प्रेरित करें। ये तिरंगा हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। तिरंगे से प्रेरित होकर हम जिस घर तक पहुंचे वहां अपनत्व का रिश्ता बनाएं, उसके सुख दुख में साझीदार बने। उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों पर हुई कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश में भी प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने अब जल्द ही अवैध मदरसों पर कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच होनी चाहिए। ऐसा हर मदरसा बंद होना चाहिए जिसमें शिक्षा अधिकारी से अनुशंसा नहीं कराई। मंत्री उषा ठाकुर ने ये बात खंडवा में एक आयोजन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर ने एक बार फिर मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए जिन्हें मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं है।
और जिन मदरसों ने जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुशंसा नहीं कराई है, ऐसा हर मदरसा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अवैध मदरसे किस प्रकार का काम करेंगे इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। मंत्री ने कहा, हमारे बाल आयोग के कुछ लोगों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि अवैध मदरसे में 30 से 40 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जबकि बच्चे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनकी रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। हमें डर लगा कि कहीं ये मानव तस्करी का मामला तो नहीं है। गौरतलब है कि असम के मोरी गांव में एक मदरसे को गुरुवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस मदरसे का संचालन को कथित बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसरुल इस्लाम से संबंध होने के आरोप में अरेस्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस साल मार्च से असम में 5 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें मोरीगांव मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इस कार्रवाई में मुस्तफा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि मदरसे का आपदा प्रबंधन अधिनियम और गैर गतिविधि अधिनियम के तहत ध्वस्त कर दिया गया। इसे स्थानीय पंचायत या जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं थी। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय कमल।